नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज देश के नए महामहिम मिलेंगे, घर के नए मुखिया मिलेंगे। अब से ठीक 1 घंटे बाद संसद में भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 768 सांसद और 4083 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला था। शाम 5 बजे परिणाम का ऐलान होगा, लेकिन रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। राष्ट्रपति चुनाव पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद होगा स्टूडियो में, वो भी हम आपको बताएंगे। पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम अपनी सहयोगी कंचन डोगरा के पास आपको लिए चलते हैं, जो बताएंगी कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कैसे होती है और वोट का गणित क्या कहता है। कंचन जी, ठीक 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बनने वाला है देश का 14वां राष्ट्रपति। आपको बताते हैं कि गणित क्या होता है राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती का। सुबह 11 बजे से संसद में वोटों की गिनती शुरू होगी। ठीक 11 बजे, 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा आपको बताएं, संसद समेत 32 जगहों पर वोट डाले गए हैं। कुल 32 जगह हैं जहां पर वोट पड़े हैं। सबसे पहले संसद के बैलेट बॉक्स को खोला जाएगा। ये सबसे पहले बैलेट बॉक्स खुलेगा, वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा आपको बताएं, संसद भवन में 4 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। कुल 4 टेबल है जिनके ऊपर वोटों की गिनती की जाएगी। कुल 8 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। तो ये वो सारा गणित है वोटों की गिनती का जो आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। हर राउंड की गिनती के बाद वोटों की जानकारी दी जाती है। तो हर राउंड की जब गिनती हो जाएगी, उन वोटों की गिनती की जानकारी दी जाएगी। 714 सांसदों और 5 विधायकों ने संसद में अपना वोट डाला है। इसके अलावा आपको बताएं, 24 सांसदों और 4078 विधायकों ने विधानसभा में मतदान किया है। तमाम राज्यसभा विधानसभा के मतदान किया है। तमाम राज्यसभा विधानसभा के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने अपना वोट डाला है। अल्फाबेटिक आधार पर ये जो तमाम गिनती है वोटों की वो होगी। ये आप वोटों का गणित जान रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का गणित और किस तरह से आगे बढ़ता है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 768 सांसदों ने कुल वोट दिया है। करीब 529 सांसदों ने कोविंद के पक्ष में मतदान दिया है। 529 वो सांसद हैं जिन्होंने रामनाथ कोविंद के पक्ष में अपना मतदान दिया है। कोविंद को सांसदों के 3,74,532 वोट मिल सकते हैं। ये एक अनुमान है जो आपके सामने रख रहा है इंडिया न्यूज। मीरा कुमार के समर्थन में 239 सांसदों ने वोट डाला है। 239 सांसदों का आंकड़ा मीरा कुमार के लिए। मीरा कुमार को सांसदों के 1,78,212 वोट मिल सकते हैं। तो ये वो आंकड़ा जो मीरा कुमार को मिल सकता है। और राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10,90,600 वोट पड़े हैं। 10,690 वोटों का जो आंकड़ा है वो टोटल कुल मिलाकर पड़ा है। जीत के लिए 5,45,311 वोट चाहिए। तो कुल जो जीतने का आंकड़ा है वो 50% का होता है। जबकि आपको बताएं कि इसमें एनडीए ने पहले ही दावा ठोक दिया है कि उनको ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, उनके ही उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने वाले। लेकिन शाम तक ये तस्वीर साफ होगी। रुक करेंगे शोभना का। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन आपका। राष्ट्रपति चुनाव पर लगातार हमारी कवरेज जारी है, लेकिन उस राष्ट्रपति होंगे इस पर महाकवरेज इंडिया न्यूज की जारी है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अंबिकानंद सहाय जी मौजूद हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं, अनुज गुप्ता जी हैं, कांग्रेसी नेता राजीव त्यागी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं और वर्णित रामनाथ कोविंद के घर उनके गांव में मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। सबसे पहले मैं कांग्रेस के राजीव त्यागी जी के पास जाना चाहूंगी। सर, क्या चूक हो गई? लग रहा है नतीजे रामनाथ कोविंद के हक में जाते दिख रहे हैं। क्या रणनीतिक चूक आप मानते हैं? देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती है और हमारा चुनाव आइडियोलॉजिकल चुनाव है। हम सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक समावेश के लिए, समावेशी विकास के लिए, धार्मिक एकता के लिए, जातीय एकता के लिए कांग्रेस जानी जाती है। विकास के लिए कांग्रेस जानी जाती है। प्रेम के लिए, अहिंसा के लिए, मानवता के लिए कांग्रेस जानी जाती है। निश्चित रूप से हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारा छोटा चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हो। सर, किसी भी चुनाव में आप जीत नहीं पा रहे हैं सर इन मुद्दों को लेकर। एक बेहतर कैंडिडेट है, इसमें कहीं को संशय नहीं। लेकिन सर, जीत नहीं पा रहे हैं, सफलता मिलती नहीं दिख रही है, तो क्या चूक मानते हैं आप? कह रही हैं हर बार। देखिए, आप
आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या ना जीत पाने की वजह से सिद्धांत छोड़ दें? क्या हम अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दें? क्या हम प्रेम को छोड़ दें? क्या हम मानवता को छोड़ दें? क्या हम विकास को छोड़ दें? क्या समावेशी विकास को छोड़ दें? क्या हम सामाजिक समरसता को छोड़ दें? तो निश्चित रूप से हमारे मुद्दे ये महत्वपूर्ण है। और रही बात जीत की, तो कांग्रेस 60 साल जीतती चली आई। ये एक ऐसा दौर है जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं के नाम से हार रही है, लेकिन कांग्रेस जीतेगी भी। कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक जैसा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कई बार गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा चुनाव बेहतर चुनाव रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और पहले भी ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें शिवसेना ने हमें सपोर्ट किया, और इस बार हो सकता है कि इस वाले चुनाव में भी हमारे पक्ष में बहुत सारा वोटिंग हो। राजीव जी, मैं डीएनए की बात भी करूंगी, कांग्रेस के डीएनए की बात भी करूंगी, देश के डीएनए की भी बात करूंगी। गरिमा रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सब बात करूंगी, आपकी बात सुनूंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं जो रामनाथ कोविंद के गांव में मौजूद है। वर्णित लगभग जीत तय है, 5 बजे का इंतजार है, कुछ ही घंटों में वो घोषणा भी हो जाएगी। क्या माहौल है? खुशी का जश्न मन रहा है वहां? जाहिर सी बात है कि सभी को यहाँ इस वक्त 5 बजने का इंतजार है, क्योंकि सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आज रामनाथ कोविंद की जीत निश्चित है। और ये बस एक औपचारिकता ही मात्र है, जो काउंटिंग हो रही, जो गणना हो रही है, ये बस एक औपचारिकता है। इसलिए इस गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं, पटाखे लाए गए हैं, गाना बजाने का भी पूरा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। बच्चे से लेके बुजुर्गों में सब में बहुत ज्यादा उत्साह है। जो बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनका यही कहना है कि पहली बार उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं, और ये एक बड़े ही सम्मान की बात है, उनके गांव के लिए बड़े सम्मान की बात है। आइए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बुजुर्ग है हमारे साथ, पहले इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भोले शंकर श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, आप इसी गांव के हैं? मैं इसी गांव के, यही हमारा जन्म स्थान है। रामनाथ कोविंद जी के बारे में कुछ बताइए, वो भी इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, रामनाथ जी कोविंद जी पहले तो हमारे यही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहते थे। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से पटाखे जो है वो फोड़े जा रहे हैं लोगों में। हाँ जी। और फिर वो यहाँ से थोड़ा दूर है कानपुर, वहाँ पढ़ते रहे तक, उसके बाद कानपुर चले गए और हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होते रहे। अच्छा। हाँ, पढ़ने में बच्चे बहुत होशियार था, प्रथम श्रेणी में पास होता रहा। यहाँ जिस तरीके से पटाखे जो है इस समय तो यहाँ पे गोले लगाए जा रहे हैं। नहीं, वो ये हम लोगों की खुशी है, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे पूरे गांव की पूरी। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे कई लोगों के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों के लिए यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी बाबा है, कई लोगों के लिए दद्दा है, कई लोगों के लिए चाचा है। तो आपके क्या लगते हैं रामनाथ कोविंद जी? बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से आज धूम धड़ाका मच रहा है, आप लोग सुनिश्चित है, आप लोग को लग रहा है कि आज कोविंद जी जीत जाएंगे वोट बहुमत से? ठीक है, आपको क्या कहना है भाई साहब? हमको कहना, हमारे कोविंद जी जो है। हाँ बिल्कुल, वर्णित हम देख सकते हैं खुशी की लहर है उनके गांव में, और लोग पूरी तरह आश्वस्त है। हमारी भी ये महाकवरेज लगातार जारी है, ये महाचर्चा स्टूडियो से लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं। देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, लगभग आधे घंटे बाद ये मतगणना शुरू होनी है, सुबह 11 बजे। और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। स्टूडियो में जयशंकर जी मौजूद हैं, अंबिकानंद सहाय जी मौजूद हैं, अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं, सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले जयशंकर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर एनडीए और बीजेपी के रामनाथ कोविंद जी जीत जाते हैं तो एनडीए और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी सफलता और क्या मायने हैं इस जीत के? नहीं, देखिए, अब तो सिर्फ रामनाथ कोविंद जी के जीतने में औपचारिकता ही शेष रह गई है। अभी हम अगर ही बोलेंगे जब तक कि घोषणा ना हो जाए। ठीक है, एक औपचारिकता पूरी हो जाएगी थोड़ी देर बाद में। और देखिए, इस जीत के उस ढंग से कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि ये तो चुनावी लड़ाई जो भी है, राष्ट्रपति के चुनाव की लड़ाई है, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक ज्यादा है, क्योंकि इसमें संख्या बल के आधार पर तय होता है और पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि सत्ता पक्ष में कितने वोट हैं और विपक्ष में कितने वोट हैं। कांग्रेस के लोग जरूर ये कह रहे हैं कि इसको हमने विचारधारा की लड़ाई की मान करके लड़ा, लेकिन ऐसी लड़ाई भी देखने को मिली नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी विचारधारा के सवाल को सामने रख करके अगर
बातचीत करती या कहीं लड़ाई दिखी नहीं, नाम घोषित करने से लेकर टिल चुनाव तक सिर्फ मीरा कुमार जी का कहीं कहीं से बयान आ जाता था कि अंतरात्मा के नाम पे लोग हमको वोट देंगे, हम विचारधारा के लिए। सोनिया गांधी ने भी कहा, लेकिन इसकी कोई बहस चलाते या अपने मुद्दे एजेंडे को सामने रखते और उस पर बहस चलाते, लोगों से बात करते, तो भी इस लड़ाई को एक वैचारिक संघर्ष का रूप दिया जा सकता था, जो हो सकता था, क्योंकि संख्या बल तो सबको मालूम है, बल्कि विपक्ष का भी जो वोट था उसमें से भी कई विपक्षी दलों ने जाकर के एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। ये तो कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता है कि विपक्ष के सारे दलों को एक साथ जोड़ पाने में भी वो नाकाम रही, क्योंकि बहुत सारे दल, जैसे अब देखिए बीजू जनता दल है, उसने राष्ट्रपति के उम्मीदवार में इनका साथ दिया, एनडीए का साथ दिया, लेकिन अभी वही बीजू जनता दल उपराष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के साथ जा रहा है। बिल्कुल। तो ये काम ये भी हो सकता था कि अगर आप पहल करते, आप बुलाते, हो सकता कि आते कि नहीं आते, वो क्या करते, वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल हमारी आम आदमी पार्टी तक को भी नहीं बुलाया। इस चुनाव ये भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। महाकवरेज, महाचर्चा लगातार जारी है। आज देश के नए महामहिम मिलेंगे। अब से ठीक आधे घंटे बाद संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 768 सांसद और 4083 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला था। शाम 5 बजे परिणाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। राष्ट्रपति चुनाव पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज जारी है। हमारे साथ एक खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ अंबिका नंद सहाय जी, जयशंकर जी, अनुज गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट सभी मौजूद हैं, और कांग्रेसी नेता राजीव त्यागी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें, पर उससे पहले हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि आज राष्ट्रपति पद के चुनाव जो हुए थे सोमवार को, उसकी मतगणना होनी है। अब से कुछ देर बाद, लगभग 20-25 मिनट बाद ये मतगणना शुरू हो जाएगी संसद भवन में, कमरा नंबर 62 में। हमारे साथ ये तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेसी नेता राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रामेश्वर जी, आपका रुख करूंगी, क्या माना जाए, चुनाव के नतीजे तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन वो आपके हक में ही आने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं। क्या आपको बधाई दे दूं मैं अभी से? देखिए, ये तो नंबर का गेम है और इसमें कोई आम जनता वोट नहीं देती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आप लोग दिखा भी रहे थे और एमपी एमएलए का जब वोट काउंट हो रहा था, तो मोर देन 60% तो हमारे फेवर में है, 65 के आसपास। तो जीत तो निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जीते कितने मार्जिन से होगी, जहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, बहुत लोगों ने बोला है कि हमने भी एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया है, आप पेपरों में भी आपने देखा, मीडिया पर भी लोगों ने बोला। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से क्रॉस वोटिंग भी हुई तो ये अंतर 70-30 का भी हो सकता है, क्योंकि ये काउंटेड वोट है, इसमें ज्यादा बोगस वोटिंग की गुंजाइश नहीं होती है, वोट निरस्त होने की भी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वोट देना है। तो मुझे लगता है कि मोर देन 65%, 70 के आसपास हमें वोट मिलेगा। जी बिल्कुल, रामेश्वर जी आप बने रहिए। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। राष्ट्रपति का चुनाव, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा संवैधानिक पद, आपने सिर्फ दलित वर्सेस दलित बना दिया उसको भी। क्या ये वजह मानते हैं आप अपनी हार की? मानते कि राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और प्रधानमंत्री के चुनाव में नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नहीं मानते कि हमने कभी भी तीनों के चुनाव में, तीनों पदों के चुनाव में जाति और धर्म नहीं देखना चाहिए। क्या सिख पूरे देश में है? मनमोहन सिंह साहब सिख थे, 10 साल रहे, लेकिन एक काबिल व्यक्ति थे, देश को बेहतर तरीके से चलाया, राइट टू बेस अप्रोच दी पूरे देश को, आम आदमी को अधिकार देने का काम किया मनमोहन सिंह साहब ने। तो उनकी एक खूबी थी जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए चुना उनको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम दलित को लेके आ रहे हैं या दलित वर्सेस दलित हो रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित रूप से गरिमा रखनी चाहिए, प्रत्येक चुनाव में गरिमा रखनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी अपनी गरिमा के लिए जानी जाती है। जैसा कि मैंने कहा, हम सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। रही बात, मेरे मित्र ने कहा क्रॉस वोटिंग की बात कही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग में तो भारतीय जनता पार्टी के की है, सर ये क्रॉस वोटिंग का पूरा बिल्कुल, ये डायरेक्ट पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल असेसमेंट की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं आपका असेसमेंट गड़बड़ा गया, आप नीतीश कुमार तक को अपने साथ नहीं रख पाए सर, आपका तो पूरा जो कैलकुलेशन थी वही गड़बड़ा गई। नहीं, उसका जवाब देता हूं जी। देखिए, आपने जो बात कही है, पॉलिटिकल असेसमेंट बिल्कुल गलत नहीं था कांग्रेस पार्टी का।
कांग्रेस पार्टी और जिसको यूपीए कहते हैं वो ऑलरेडी करीब करीब 1,40,000 वोट पीछे था एनडीए से। अगर आप इलेक्ट्रोल के देखें 4,120 एमएलए ने चुनना था और 762 के आसपास एमपी से जिन्होंने चुनना था, उनके सबके वोट अगर आप जोड़ दें तो 1,40,000 वोट हम लोग पीछे थे करीब करीब। लेकिन उसके बाद भी मैं इस बात के लिए मुतमईन हूं कि हमारा फाइट बहुत अच्छी रही। हमारी फाइट अच्छी के साथ साथ क्रॉस वोटिंग हमारे पक्ष में होगी, मैं ये मानता हूं। कई राज्यों से मेरे पास खबर है कि क्रॉस वोटिंग हमारे पक्ष में हो सकती है, क्योंकि मीरा कुमार जी को एक बेहतर कैंडिडेट मानते हैं लोग बाग। मीरा कुमार जी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएफएस बनी, मीरा कुमार जी एक बेहतर लोकसभा स्पीकर रही। और लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लेडी एंकर सवाल पूछती है। महिला जब सवाल पूछती है तो देश सशक्त होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मीरा कुमार जी पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस से, इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस से, देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की वो महिला है, और साथ साथ अगर आप देखें देश की पहली राष्ट्रपति भी महिला कांग्रेस ने दी थी। पर सर तो एक मिनट, मुझे अच्छा लगा कि आप महिलाओं को इतना प्रोत्साहित करते हैं, मुझे अच्छा लगा। पर सर आपके 60 साल के जो शासन रहा है उसमें महिलाओं का कुछ कोई बहुत भला नहीं हो पाया है सर। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूं, लेकिन सर बहुत भला नहीं हुआ है। जो महिला की स्थिति है वो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं सर, हम पिछले 60-70 साल जवाब देता हूं उसका। चलिए सर, ये चर्चा से मैं हटूंगी नहीं सर। हम राष्ट्रपति पद के चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, मैं चर्चा से हटूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं सर, मैं महिलाओं की क्या स्थिति थी और आज क्या नहीं सर, ये हमारी बहस का मुद्दा ही नहीं है। आपने कहा तो मैंने जवाब दिया बस। लेकिन इस बात का दुख जरूर होता है कि सर सर्वोच्च पद को आपने दलित वर्सेस दलित बना दिया। मैं लौटूंगी आपके पास। नहीं, मैं अंबिकानंद जी अब आपके पास आना चाहूंगी। आप ये बताइए कि एनडीए के लिए 37 साल में पहली बार उनकी पसंद का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को वो पसंद करते थे, लेकिन वो उनकी पार्टी का नहीं था। तो क्या माना जाए, इससे देश को क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, फायदा होगा नुकसान होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये सच है कि आज एनडीए की ताकत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और राष्ट्रपति के चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि आज से 5 साल पहले जितनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी की राज्यों पे थी उससे कहीं ज्यादा आज है, ये साबित हो जाएगा। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति चुनाव का ताल्लुक है, मेरा नजरिया थोड़ा सा भिन्न है। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें जातिवाद के दलदल में प्रथम नागरिक का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से जाति को प्रमुखता दी गई है, और न सिर्फ प्रमुखता दी गई, प्रचारित भी किया गया बिल्कुल कि ये दलित हैं, ये दलित हैं। तो कहने का मतलब कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये एक नई चीज हमें देखने को मिली इस चुनाव, और नई परंपरा डाली जा रही है कि देश के प्रथम नागरिक का चुनाव हो। देखिए, जहां तक जातिवाद का सवाल है वो एक सच्चाई है भारत, बिल्कुल हर चुनाव से पहले उठनी ही है, नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज तक आजादी के इतने साल बाद भी कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि प्रमुख बिंदु जाति रहा राष्ट्रपति का। बिल्कुल। अंबिका जी, मैं रोकूंगी, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, ये महाकवरेज महाचर्चा लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो आज देश को नया मुखिया मिलने वाला है, नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। गिनती शुरू हो रही होगी। संसद भवन में 11 बजे का तय समय था, रूम नंबर 62 में ये गिनती शुरू होनी थी, जहां चुनाव होना था। इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज जारी है लगातार राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर, और हमारे साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेसी नेता पवन खेरा जी जुड़ रहे हैं, प्रभात झा जी बीजेपी नेता हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं, और वर्णित हमारे साथ गोविंद नाथ जी के गांव से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी नेता का ही रुख करती हूं, क्योंकि आज उनके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आने वाली है। क्या माना जाए पवन जी, राष्ट्रपति का चुनाव पक्ष और विपक्ष की एकता दिखाने का भी चुनाव माना जाता है, और आप ऐसा नहीं कर पाए, आप तो नीतीश कुमार को ही अपने साथ नहीं रख पाए। तो क्या माना जाए आपकी हार की ये एक बड़ी वजह? आप टक्कर भी नहीं दे पाए। हार तो चलिए आंकड़ों का खेल है, लेकिन आप टक्कर भी नहीं दे पाए। 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब 4 लाख वोटों से जीते थे। संगमा जी जो विपक्ष के उम्मीदवार थे बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाए। लेकिन 2014 के रिजल्ट पे, लोकसभा के नतीजे पे क्या 2012 का कोई प्रभाव पड़ा?
नहीं पढ़ा, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि मोदी जी की सरकार बहुमत से आई। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की एकता या 2019 को दिमाग में रखते हुए इस नतीजे को देखना चाहिए। ये लड़ाई, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, वैचारिक लड़ाई है। और वैचारिक लड़ाई एक छोटी लड़ाई नहीं है कि आज जीते या हारे और खत्म हो गई लड़ाई। ये लड़ाई चलती रहेगी। संविधान के रक्षक होते हैं राष्ट्रपति, और आज की तारीख में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उन पर एक विशेष विचारधारा विशेष का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जो भी राष्ट्रपति होते हैं, जो संविधान के रक्षक जैसा कि मैंने कहा होते हैं, उनसे हमारी उपेक्षा। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। पवन जी, हम दर्शकों को इस समय की बड़ी खबर बता दें। वोटों की गिनती शुरू, लगातार ये हमने बड़ी खबर आपने दर्शकों को बताई कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि नतीजे हम सब जानते हैं और भली भांति हम इससे वाकिफ हैं। पवन जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका था। हार की वजह आप क्या मानते हैं? हार की वजह नहीं, मैं आपको पहले तो ये बता रहा था कि जो भी राष्ट्रपति होंगे, उनसे हम सबकी अपेक्षा, पूरे देश की अपेक्षा होगी कि वो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करें। एक समूहवाद जो हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, भारत का संविधान एक सामूहिकतावाद का संविधान है। उसको पीछे करके और समूहवाद का एक जो हावी होना है, उससे देश को घबराहट है। उम्मीद करते हैं कि सर, देश को नहीं, कांग्रेस को घबराहट है, विपक्ष को घबराहट है। जो आशंकाएं हैं उनको दूर करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। चलिए, आपने अपना कांग्रेस को नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि देश को नहीं है घबराहट? आपने नहीं देखा कि सर, हम भी देश का हिस्सा है। सर, मेरे साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट नाराज है, दलित परेशान है। नहीं सर, आप, ये आपकी राय हो सकती है सर, मुझे चैनल्स पे दिखता है। नहीं सर, मेरे साथ भी तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्यों सर, आपको क्या लगता है? मैं अनुज जी आपके पास आऊंगी। देश परेशान है। मैं आपकी राय नहीं मांग रहा हूं। नहीं, मैं राय दे भी नहीं रही हूं सर, मैं राय नहीं दे रही हूं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनुज जी मौजूद है स्टूडियो में। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आपने कहा कि देश परेशान है समूहवाद से, इस विचारों से देश परेशान है, दलित परेशान है। मैं सिर्फ उनकी राय लेना चाहती हूं। देखिए, देश परेशान है या नहीं, ये तो जो चुनावी नतीजे हर समय आते रहते हैं, उनसे पता लगेगा। अभी हाल में जो नतीजे थे, उनसे ऐसा नहीं लगा। हो सकता है आगे चलकर कभी लगे। लेकिन पवन जी ने विचारधारा की लड़ाई और एक खास विचारधारा के हावी होने की जो बात कही, बहुत सही बात है। देखिए, आज से 92 साल पहले 1925 में दो विचारधाराएं भारत में, दो संगठन बने। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी और दूसरी तरफ आरएसएस बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस समय इस हालत में है कि एक सांसद लोकसभा में, एक राज्यसभा में, और सीपीएम जो है वो भी माने बंगाल जैसा बड़ा राज्य दूसरी बार लगातार उसके हाथ से निकल गया। दूसरी ओर संघ पहली बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों पदों पर उसके उम्मीदवार, उसके स्वयंसेवक पहली बार बैठने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोहन भागवत के लिए संघ का नेतृत्व मोहन भागवत के हाथ में आने के बाद जिस तरह से उनकी विचारधारा आगे बढ़ी है, शायद वो बहुत खुश होंगे नागपुर में लोग आज। लेकिन देखिए, आज की जो वोटिंग है, आज की जो काउंटिंग है, उसमें जीत का मार्जिन कितना रहने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 3 से 4 लाख के बीच यदि होता है तो नॉर्मल मानना चाहिए, और यदि इससे अधिक या कम होता है तो क्रॉस वोटिंग हुई होगी। किन राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई होगी वो भी देखने वाली बात रहेगी। सभी की निगाह उस पर रहेगी, क्योंकि आगे की राजनीति के कुछ अंश उसके अंदर छुपे हुए होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुज जी कि हालांकि नतीजे हम सभी को पता है, लेकिन ये डिफरेंस कितना रहेगा इसकी इच्छा हम सभी को जानने की है। हमारे साथ जयशंकर जी भी मौजूद हैं। जयशंकर जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 2019 के चुनावों में आप क्या फायदा मिलता देख रहे हैं? एक दलित चेहरा वो लेके आए हैं, यूपी से लेके आए हैं प्रेसिडेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दलों के उम्मीदवार दलित हैं, लेकिन दलितों के हितों को लेकर के किसी की चिंता कभी नहीं दिखाई दी। सहारनपुर में जिस तरह से दलितों की हत्या हुई, ऊना में जिस तरह से चमड़ी उधेड़ दी गई दलितों की, न तो रामनाथ कोविंद जी का कोई बयान आया, कोई चिंता आई, न कभी मीरा कुमार जी की कोई चिंता आई। तो इसलिए इस तरह का कुछ नहीं है। दलित राष्ट्रपति बन जाएगा, वो भारत के संविधान की रक्षा करे, सबसे बड़ी हमारी अपेक्षा उनके साथ ये होगी। दूसरा यह है कि देश में चिंता तो है, बेचैनी तो है, ऐसा नहीं है। अनुज ने जो कहा वो ठीक है, अपनी उनकी बात हो सकती है। आप कांग्रेसी नेता की बात कर रहे हैं। बेचैनी तो है। आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। जी, एक आदमी जा रहा है रेल यात्रा में, उसके बैग में क्या है, इसको लेके मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उसके घर में आज गाय का मांस पका है या बकरे का मांस पका है। जी, आपको रोकूंगी। हम पहले अपने संवाददाता वर्णित की एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, जो रामनाथ कोविंद जी के गांव से उन्होंने हमारे लिए भेजी है।
देश के 14वें राष्ट्रपति कौन होंगे इसकी घोषणा आज हो जाएगी। ये सबको पता चल जाएगा कि आज देश के 14वें राष्ट्रपति कौन होंगे, लेकिन ये एक औपचारिकता ही मात्र रह गया है, क्योंकि रामनाथ कोविंद के गांव जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति के, मैं इस वक्त यहाँ पे इनके पैतृक गांव परोग में मौजूद हूँ। ये कानपुर देहात में ये गांव पड़ता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों में खासा उत्साह है और यहाँ पे उत्साह देखते ही बनता है लोगों का। लोगों में एक ऊर्जा सी है और लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। आज शान मुझे ये बताइए, ये बस एक औपचारिकता ही मात्र रह गया है कि आज देश के जो 14वें राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद होंगे। आपको लगता है कि रामनाथ कोविंद ही रहेंगे? जी 100% श्योर। क्या यहाँ पे उनके बारे में क्या यादें हैं उनसे, अगर आप थोड़ा बहुत अगर हमें बताएं, कब कब वो यहाँ पे आए, कुछ अगर आप लोगों को पता हो। वो जब राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए थे तब आए थे, और इसके बाद अभी जब बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए थे उसके लगभग 6 महीने बाद हमारे गांव में आए थे। सबसे मिलते हैं, लोगों को जानते हैं यहाँ पे? जी सभी लोगों को जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे रामनाथ कोविंद जी जब भी आते हैं तो क्या कुछ बातें होती हैं, आप लोग यहाँ की जो लोकल समस्याएं उन्हें बताते हैं? जी विकास के लिए हम लोग अपनी समस्याएं रखते हैं। जैसे कि पानी की समस्या थी खेतों में, तो उन्होंने 8-10 सरकारी ट्यूबवेल लगवा दिए हैं। अच्छा। बैंक बनवा दिया है, इंटर कॉलेज बनवा दिया है, मिलन केंद्र बनवा दिया है, सीसी रोड बनवा दिया है, और जो भी हम लोग अपनी समस्या रखते हैं उसका समाधान करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लोगों में खासा, आप लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, आप देश के कहा जाए पहले राष्ट्रपति होंगे जो कि उत्तर प्रदेश से होंगे और वो भी आपके गांव से। कितना खुश हैं आप लोग आज? आज बहुत खुश है, हमारे गांव में बहुत खुशी है कि ये देश का राजा बनने जा रहा है। हमारे गांव का गौरव हो गया, बदनाम हो गया। आपको क्या कहना है? आज 20 तारीख को बहुत ही पहले से इंतजार था, कितनी जल्दी 20 तारीख आए और हमारे रामनाथ बाबा के ऊपर ताज रखा जाए, और हम लोग पूरी खुशियां, पूरी तैयारी कर चुके हैं। कि बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब में उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे लोग खासा खुश रहे और आप यहाँ पे सुन सकते हैं किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। रामनाथ कोविंद की जय जयकार हो रही है। यहाँ पे आप देखिए, इस समय इनका घर है, बाकायदा इसे सजाया गया है, अंदर पूजा अर्चना भी की जा रही है। अगर हम आगे चले, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ देखिए रंगोली भी बनाई गई है, तो पूरी तरीके से जो इनका पैतृक घर है इसको सजाया गया है। तो ये थे वर्णित जो गांव की खुशियां दिखा रहे थे, और अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको संसद भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में 99% वोटिंग हुई थी और लोकसभा और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 776 है, लेकिन 768 सांसदों ने वोट डाले थे और उसी की गिनती लगातार जारी है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल और इस इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर अनूप मिश्रा की अध्यक्षता में ये सारा कुछ काम हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। 11 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है और शाम को 5 बजे तक औपचारिक तरीके से इस रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको सीधे संसद भवन से दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, जिसका इंतजार था वो दिन आ गया, काउंटिंग शुरू हो गई है, हालांकि नतीजे हम सभी जानते हैं। बिल्कुल शोभना, नतीजे सबको पता है कि क्या नतीजे आने वाले हैं और तकरीबन दोपहर के बाद जो है स्थिति पूरी तौर पर साफ भी हो जाएगी, भले उसकी औपचारिक घोषणा चाहे। लगता है उनसे हमारी आवाज, हमें या तो उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है या हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। हम फिर प्रकाश पांडे जी के पास लौटेंगे, लेकिन हम आपको तब उससे पहले ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं संसद भवन से। कमरा नंबर 62 में वोटों की गिनती लगातार जारी है और ऐसा कहा जा रहा था कि वोटिंग से पहले ही ये पता चल रहा था कि कौन जीतेगा और अब नतीजों के बाद भी नतीजे हम जानते हैं, लेकिन चर्चा हमारी लगातार जारी है, ये महाकवरेज हमारी लगातार जारी है इस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर। हमारे साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के और कांग्रेस के नेता भी, बीजेपी के नेता हमसे जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस के पवन खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिकानंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो चुनाव है, हम जो देश ने देखा वो दलित वर्सेस दलित का चुनाव देखा। बीजेपी की अपनी रणनीति रही, यूपी से लेके आए, दलित चेहरा लेके आए। राजनीति में क्या नया होने वाला है इस चुनाव के नतीजों के बाद? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका, मतगणना जारी है, शाम 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट का होगा, लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से
दो अति महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, जहां योगी आदित्यनाथ द्वारा खाली की जाने वाली सीट पे चुनाव होगा और उन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फूलपुर से सांसद हैं वहां पे चुनाव होना है। और ये जो बिखराव राष्ट्रपति चुनाव में ऑपोजिशन कैंप में दिखाई दिया, मेरा ख्याल है कि इससे वो सबक ले चुके हैं ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले ही। और जो मेरी सूचना है और लखनऊ की गलियों में जो चर्चा है, फूलपुर से मायावती जी को जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ाया जा सकता है। अंदर की खबर दे रहे हैं जी। और अगर ये ऐसा होता है तो आप समझिए पूरे काऊ बेल्ट में, गंगा बेल्ट में महागठबंधन की रणनीति और राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो गई है। बीजेपी तो पहले से ही कह रही है कि आप डर के मारे सब एक साथ एकजुट हो रहे हैं, और अब आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि सब एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे साथ ऐसा हो सकता है जी। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रभात झा जी भी जुड़ गए हैं। प्रभात जी, क्या एडवांस में आपको बधाई दे दूं? आप अभी बधाई दें तो भी स्वीकार है, 5 बजे के बाद दें तब भी स्वीकार है। ये सब जानते हैं कि आंकड़ों के आधार पर और देश की मानसिकता और विचारधारा के आधार पर आज रामनाथ जी कोविंद 5 बजे के बाद इस भारत के महामहिम राष्ट्रपति हो ही जाएंगे। इसलिए बधाई कभी भी विचारधारा को इतना मत सराहिए, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, इस विचारधारा के खिलाफ भी हैं सर, इसलिए विचारधारा की बात मत कीजिए। सर चलिए मैं आपसे पहले कहा आपसे कि विचारधारा का विरोध 1925 से होता रहा है जी, लेकिन विचारधारा ही आगे ले जाती है व्यक्ति को। आज देश की विचारधारा, उसकी प्रकृति बदली हुई है। न हम हावी हो रहे हैं, न हम कमजोर हैं। हम जनता की ताकत पर, जनता के जनादेश पर काम करने के लिए आए हैं। नहीं, अभी भी आप 29% पे ही सिमटे हैं। 29% ही आपको वोट मिला है लोकसभा के चुनाव में। चलिए जयशंकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी और प्रभात जी अभी फिर ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। मेरा सवाल आप ही से होगा, बने रहिए हमारे साथ। और मैं दर्शकों से कहूंगी कि एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस जो चुनाव के नतीजे राष्ट्रपति पद के आने वाले हैं, उस पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रभात झा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा जी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी, तो उस पर मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार का क्या कहना है। दादी भाई है और इस समय भी हम हमारे जो विरोधी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। इस फाइट को किस नजरिए से देखते हैं? ये तो हम नहीं बल्कि देश के अधिकांश लोग एक विचारधारा है जिसमें विश्वास करते हैं, मूल्यों में विश्वास करते हैं, और उन मूल्यों को हमने आधार बनाया इस चुनाव को लड़ने के लिए। मैम, काफी लोग तो कांग्रेस का लगातार कहना है कि विचारधारा और मूल्यों की कमी है। प्रभात जी, लोकसभा में बीजेपी बहुमत में, 17 राज्यों में सरकार आपकी और अब प्रेसिडेंट भी आपका, क्या बड़े फैसले संभव? निश्चित तौर पर जब अनुकूलता होती है, संविधान को देखते हुए संविधान के अंतर्गत सारी बातें होती हैं। जनादेश का मतलब यह नहीं होता है कि हम असंवैधानिक काम करेंगे। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, प्रधानमंत्री हो, हम सभी लोग, भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान से बंधा हुआ है। इसलिए जो आपने कहा है, आजादी के बाद हमारी विचारधारा, जो लोग कह रहे हैं हावी, हम हावी नहीं, हम तो स्नेह से जनता के बीच में जाते हैं, जनादेश मिला है और उसको मान्यता देते हैं और लगता है कि जनता की कितनी सेवा करें। निश्चित तौर पर हमारे विरोधी हमें हावी भी कहेंगे, उन्हें हम पसंद भी नहीं आएंगे, लेकिन हम करें क्या? भारत की राजनीति की प्रकृति बदल रही है और जो लोग प्रकृति को नहीं समझते हैं उन्हें आज भी कहने विचारधारा, अब शाम को परिणाम आएगा तो किस विचारधारा की जीत होगी ये समझना पड़ेगा। इसलिए देश की जनता की राजनीतिक प्रकृति, सामाजिक प्रकृति समझना चाहिए। बिल्कुल, आंकड़े वैसे नहीं आते हैं, आंकड़े भी जनता के माध्यम से आते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रभात जी आप बने रहिए, ये महाचर्चा, ये महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर ब्रेक से लौटकर आपको दिखाएंगे रामनाथ कोविंद के गांव में जहां हमारे संवाददाता वर्णित मौजूद हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर इंडिया न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है, हमारी महाचर्चा लगातार जारी है। बहुत सारे मेहमान हमसे जुड़े हुए हैं और प्रभात झा जी बीजेपी नेता हमसे जुड़े हुए हैं, पवन खेरा कांग्रेसी नेता हमसे जुड़े हुए हैं, अंबिकानंद सहाय जी, जयशंकर गुप्ता जी, अनुज गुप्ता जी सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वर्णित रामनाथ कोविंद जी के गांव से जुड़े हुए हैं। वर्णित, सबसे पहले आप ही के पास आती हूं, क्या माहौल है? खुशी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं ये हमें दिखाइए। यहाँ पे दिखाते किस तरह से बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे एकदम उत्साह मना रहे हैं। और जिस तरीके से ढोल और नगाड़े यहाँ बुलाए गए हैं, बच्चों में हो चाहे बुजुर्गों में हो, खासा उत्साह है। और यहाँ पे आप देखिए किस जोश खरोश से एक उत्सव की तरह आज का दिन यहाँ पे लोग किस तरीके से ढोल की बीट पे यहाँ पे लोग सब नाच रहे हैं। और रामनाथ कोविंद जिस तरीके से एक तरीके से बस खाली औपचारिकता ही मात्र रह गई है। और इस औपचारिकता का जो आज घोषणा होगी 5 बजे, उसके बाद यहाँ पे जो जश्न होगा वो देखने वाला होगा। ठीक जो आज घोषणा होगी 5 बजे, उसके बाद यहाँ पे जो जश्न होगा वो देखने वाला होगा। ठीक रामनाथ कोविंद जी के घर के सामने यहाँ पे भारी भीड़ जो है वो उमड़ी है। ये लोग आसपास के गांव से भी यहाँ पे आए हैं। कई जो इनके आसपास के जो बुजुर्ग हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे उत्साहित है और किस तरह से यहाँ पे जश्न उल्लास, जो एक तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, चित्र आपके सामने है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे नाच रहे हैं, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे खासा उत्साह है इन बच्चों में, इन लोगों में। और एक बहुत ही गर्व, अपने एक तरीके से लोग गर्वान्वित अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से चुने जा रहे हैं और उनके गांव से एक यहाँ का ही लड़का जो राष्ट्रपति बना है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे लोग जो है पूरा जश्न है, अपनी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं नाच के। आप खुद देखिए यहाँ पे बिल्कुल वर्णित, हम सभी यहाँ पे नाच रहे हैं। लाइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। बाबू जी एक मिनट, एक उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप लोग सभी लोग नाच रहे हैं यहाँ पे, कमजोर है का माहौल है। और हम लोग जो है रामनाथ कोविंद जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इस गांव के लिए रामनाथ कोविंद जी बाबा है, चाचा है और कई नाम दिए गए हैं उन्हें। गांव को गौरव की बात है, और गांव के गौरव की है, तो खुशी है यहाँ पे। कई लोग यहाँ पे रो भी रहे हैं, एक उत्साह है लोगों में और वो देखते ही बन रहा है यहाँ पे, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे उत्साहित हैं। और बिल्कुल वर्णित, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है खुशी की लहर है वहां पर। क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, सबको हम नाचते गाते देख रहे हैं और खुशी की बात है। उनके गांव का बेटा आज सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहा है, नतीजे थोड़ी देर में आने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं। संजय, वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, सोमवार को वोटिंग हुई थी, हालांकि नतीजे हम सभी जानते हैं। बिल्कुल शोभना, नतीजों के बारे में किसी को किसी भी तरह की कोई शंका नहीं दिखाई देती है। रामनाथ कोविंद को कुल मिलाकर के 28 पार्टियों का समर्थन हासिल है। साथ ही साथ एनडीए के अलावा कई सारे इंडिपेंडेंट विधायक और सांसदों ने भी उनको समर्थन दिया, उनके पक्ष में वोट डाला है। मतदान शुरू हो चुका है, मतगणना का दौर शुरू हो चुका है। 11 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में पहले दौर की मतगणना का राउंड शुरू हो चुका है। असम की मतपेटियां सबसे पहले खोली गई हैं और स्वर्ण अक्षरों में सर्टिफिकेट बनवाया गया है। जो भी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति के लिए जो भी उम्मीदवार निर्वाचित होगा, उसको स्वर्णाक्षरों से सजा हुआ प्रमाण पत्र देने खुद चुनाव अधिकारी अनूप मिश्रा खुद उनके घर पर जाएंगे। रामनाथ कोविंद के अकबर रोड पर, जहां पर कि वो रुके हुए हैं, जिस मकान में डॉक्टर महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री का निवास है, वहां पर भी स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई है। उत्साह का माहौल है सभीपुर। और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लेकर के कई सारे तमाम बड़े नेता, कई सारे केंद्रीय मंत्री,
खुद वहां पर जाके उनका स्वागत करेंगे, रामनाथ कोविंद को बधाई देंगे। खुद रामनाथ कोविंद का पूरा परिवार, उनके सारे मित्र दिल्ली में इकट्ठे हो चुके हैं। रामनाथ कोविंद आज सुबह से ही धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। पहले वो गुरुद्वारे गए, वहां पे गुरुद्वारे जाके मत्था टेका। उनके घर पर भी सुबह से दुर्गा मां की पूजा का पाठ चल रहा है, वहां पर हवन और यज्ञ भी किया गया है। तो हमको यही बताया जा रहा है कि रामनाथ कोविंद दोपहर 2 बजे के बाद लोगों से मिलने आएंगे। तब तक आधे से ज्यादा मतगणना का कार्य पूरा हो चुका होगा, यानी कि 50% से ज्यादा मत जिसने भी हासिल कर लिए होंगे तब तक वो निर्वाचित तो हो चुका होगा। हालांकि इसकी घोषणा 5 बजे तक ही की जाएगी, जब मतगणना पूरी हो चुकी होगी उसके बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन 2 बजे तक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, कौन जीता कौन हारा ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी। शोभना जी बिल्कुल। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए और नजर बना के रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। अनुज जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक दलित चेहरा तो ले आए राष्ट्रपति के तौर पर, और इस चुनाव को जिस तरह से हमने देखा वो दलित वर्सेस दलित के रूप में ज्यादा पेश किया गया। क्या माना जाए, कितना फायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए ये दलित राष्ट्रपति चुने जाना आने वाले 2019 के चुनाव में? शोभना जी, आपका जवाब देने से पहले मैं कन्फेस करना चाहूंगा कि जो जश्न वहां चल रहा था, मैं उससे खुद को अपने आप जोड़ पा रहा था जी। क्योंकि उस स्थान से 5 किलोमीटर दूर जो झींझक है वो मेरा जन्म स्थान है, मेरा ननिहाल है जी। किसी भी स्थान के लिए उसका महत्व क्या होता है, इतने बड़े पद पे किसी व्यक्ति का जाना, वो उसका आकलन में कर रहा था। लेकिन देखिए, 1997 में के.आर. नारायणन साहब को कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस क्या उसके बाद का लोकसभा चुनाव जीती? नहीं। 1997 में जब उन्होंने सीट छोड़ी केरल में अपनी लोकसभा की, तो क्या कांग्रेस वो उपचुनाव जीती? नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन भाजपा ने कोविंद साहब का नाम तय करते समय जो सोचा, बड़े नेता बताते हैं कि देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने मध्यम वर्ग के सहारे और एस्पायरिंग टू मध्यम वर्ग जो लोग हैं उनके सहारे जीत लिया। लेकिन उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक रूप से जो कमियां उसमें है, खोट उसमें है, उसको दूर करने के लिए मोदी सरकार जो कदम उठा रही है, नोटबंदी और जीएसटी दोनों को शामिल करते हुए मैं कह रहा हूं, काले धन के खिलाफ लड़ाई को भी, उसके कारण एक वर्ग जो जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है, वो शायद अगले चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देगा। इसलिए उस नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए एक दूसरे वर्ग की ओर बीजेपी ने पहले से ही नजर लगा रखी है, और वो है दलित वर्ग, जो कि बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत आया है। और ये एक बहुत बड़ा गैम्बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 साल की अपनी राजनीति के दौरान किया है। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बड़ा जुआ बीजेपी ने खेला है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से रामनाथ कोविंद जी के गांव ले जाना चाहेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता वर्णित मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही हैं जश्न की, वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। वर्णित, आप वहां पर मौजूद हैं, खुशी हम भी देख रहे हैं, ढोल नगाड़े भी हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या बच्चा क्या बूढ़ा सभी जश्न में डूबे हुए हैं। क्या कुछ खास खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है? जी हाँ, यहाँ पे हर तरह का प्रबंध किया गया है। बस सब लोग 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं। 5 बजने के बाद यहाँ पे मिठाई की प्रबंध किया गया है, लड्डू अलग अलग तरीके के मंगवाए गए हैं। इसके अलावा पूड़ी और कचौड़ी का भी भोज होगा। अगर आप मेरे बाईं ओर देखें, यहाँ पे जो टेंट लगा हुआ है, ये सफेद रंग का मकान है रामनाथ कोविंद का, और यहाँ पे टेंट बाकायदा लगाया गया है, और जो चेयर्स हैं वो भी मंगवाई गई है। प्रशासन के भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। इसके अलावा आस पड़ोस के जो गांव हैं वहां से भी कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वो देखना चाहते हैं कौन है वो लड़का, कौन है इस गांव का वो व्यक्ति जो कि अब देश का प्रथम नागरिक होगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा। तो कहीं ना कहीं आसपास से भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लोगों में खासा उत्साह है और कई लोगों में क्यूरियोसिटी भी एक यहाँ पे है। लोग जानना चाहते हैं अब रामनाथ कोविंद के बारे में, कौन है रामनाथ कोविंद, कैसे उन्होंने बिल्कुल वर्णित, आपको रोकना चाह रही हूँ, थोड़ी सी समय की पाबंदी है। हमारी ये महाचर्चा, हमारा ये महाकवरेज लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज देश के नए महामहिम मिलेंगे। संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कुछ ही देर में पहले राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। इंडिया न्यूज पर आपको सबसे पहले नतीजों की जानकारी हम देंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है स्टूडियो में, हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ स्टूडियो में अंबिकानंद सहाय जी हैं, जयशंकर। आज देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। चुनावों के जो नतीजे हैं उसकी घोषणा अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। लगभग 3-4 घंटे बाद ये जो काउंटिंग है वो चल रही है और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है स्टूडियो में। हमारी महाचर्चा इस पूरे मुद्दे पर लगातार जारी है। हमारे साथ अंबिकानंद सहाय जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं, अनुज गुप्ता जी हैं। अंबिकानंद जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से रामनाथ कोविंद को चुना गया है, यूपी से पहला प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। 9 प्रधानमंत्री हालांकि वहां से आ चुके हैं। किस तरह देखा जाए 2019 के चुनावों को इससे जोड़कर यूपी से ये चेहरा? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसी में उसका जवाब निहित है। उत्तर प्रदेश अति महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों उत्तर प्रदेश से, और 2019 की जो लड़ाई लड़ी जाने वाली है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार एक खास भूमिका निभाएंगे। इन दोनों राज्यों में 120 सांसद हैं लोकसभा के। इसी की पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है और विरोधी खेमा जिसमें बिखराव साफ नजर आया राष्ट्रपति के चुनाव में, मेरा ख्याल है वो इससे सबक लेगा और शायद इसकी सुधार कर पाए वो। यदि ये कर पाते हैं तो 2019 का चुनाव बहुत गंभीर होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में। और इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा ख्याल है मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या संघ ने भी ये चयन किया। जी बिल्कुल। मैं आपके पास भी आऊंगी अनुज जी, पर उससे पहले वर्णित के पास लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को, जो रामनाथ कोविंद जी के गांव में मौजूद है और वहां पर जश्न का माहौल है। खाने पीने की खूब तैयारी की गई है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि पूरी कचौड़ी बनी है। वर्णित और क्या क्या तैयारियां हैं उसका हमें दृश्य दिखाइए और जायजा दीजिए। जो यूथ है, एक तरीके से जो कहा जाए ये युवा है, वो पूरे इलाके में घूम रहा है और लगातार यहाँ पे जो है रामनाथ कोविंद जी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके घर पे भी खासा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे जो टेंट है वो लगाए गए। इसके अलावा खाने के जो पकवान है वो अलग अलग तरीके के बनवाए गए हैं। मिठाई की व्यवस्था की गई है और ये जश्न जो है वो सुबह से ही कुछ इसी तरीके से चालू है। और 5 बजे यहाँ पे पटाखे भी छोड़े जाएंगे। आतिशबाजी का भी पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों में कितना यहाँ पे उत्साह है और यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। एक मिनट आप लोगों से बात करना चाहेंगे। आप आइए पहले सबसे आगे। क्या नाम है आपका? जी संग्राम सिंह गौर। संग्राम जी, यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है पहले इसका बताइए, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जब जो औपचारिक जो घोषणा होगी 5 बजे, सबको पता है कि रामनाथ कोविंद ही अब अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं, लेकिन तैयारियां किस तरीके से उनके गांव में? जी, आज हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय जैसे तैयारियां की गई थी, ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे गांव में व्यवस्था की गई है। हिंदू लोग जहां होली और दीपावली के नजरिए से अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम लोग ईद और बकरीद के नजरिए से अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए। गांव को एकदम से सजा करके रखा है। केवल इंतजार बस उस चंद लम्हों का कर रहे हैं कि जिस समय ये घोषणा हो जाएगी कि माननीय रामनाथ कोविंद जी विजयी हो गए। देश का बेटा बनेंगे रामनाथ कोविंद, प्रथम नागरिक होंगे और इसी गांव से उनकी रूट जो है, उनकी जो जड़ें हैं वो इसी गांव से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो हर गांव वासी है वो बहुत ज्यादा गौरवान्वित फील कर रहा होगा, इस समय अपने आप को महसूस कर रहा होगा। जी जी, हम लोग सब लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि माननीय रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से इस परौर की धरती का या कि इस परौर का नाम विश्व के इतिहास में अंकित होने जा रहा है। इससे बड़ी और हम लोगों के लिए क्या बात? चलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? जो आज यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है, त्योहार से कम नहीं है यहाँ पे इस समय परौक में, इस समय त्योहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल वर्णित, हम फिर आपके पास लौटेंगे और जिस तरह की खुशी देखने को मिल रही है, बहुत जायज सी खुशी है। उनके गांव का बेटा प्रथम नागरिक बनने जा रहा है, राष्ट्रपति बनने जा रहा है। अनुज जी,
विपक्ष की बात करते हैं। अब एक कमजोर लड़ाई शुरू से दिख रही थी, माफ कीजिएगा अनु जी, शुरू से एक कमजोर लड़ाई विपक्ष के लिए दिख रही थी। जब से उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया, उम्मीदवार घोषित से लेकर चुनावों तक कहीं ना कहीं बहुत एकजुटता नहीं दिखाई दी। तो क्या माना जाए, एकदम सरेंडर कर दिया है विपक्ष ने? नहीं, देखिए, जितने भी राहुल गांधी नहीं पहुंचे जब वो राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए पहुंचे, वो तो देखिए, जब भी देश में महत्वपूर्ण अवसर होते हैं वो देश के बाहर होते हैं, उनका विषय तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस खुद परेशान है उनसे। लेकिन बाकी विपक्षी दलों को कांग्रेस ने यदि ठीक तरीके से एकजुट किया होता, जैसे कि अभी जयशंकर जी ने भी कहा कि जनता दल यू और बीजू जनता दल या वाईएसआर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन सबको भी यदि एक साथ कर लिया होता तो शायद और मजबूत राजनीतिक मोर्चा लगा होता। कोई नहीं, चलिए, लड़ाई की शुरुआत है। 2019 तक आगे बढ़ने के लिए ऐसे बहुत सारे पड़ाव आने हैं। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद के इस सत्र में शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से हुई है, उसका समापन उपराष्ट्रपति के चुनाव पर होगा और ये दोनों ही शक्ति परीक्षण का एक विषय बने हुए हैं। पहले से पता है कि जीतना भाजपा को है, लेकिन लड़ना आवश्यक है, इसलिए लड़ा जा रहा है। इसलिए विपक्ष पूरी मजबूती के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। संजय, क्या अपडेट है आपके पास? आप बता रहे थे कि सारी मतपेटियां पहुंच गई हैं और मतगणना लगातार जारी है। खुल गई है। बिल्कुल शोभना, मतगणना का दौर लगातार जारी है। 2 बजे तक कुछ अपडेट बाहर आ सकता है, लेकिन पूरे चुनाव परिणाम 5 बजे के बाद ही बाहर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रामनाथ कोविंद की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 60% से ज्यादा मत हासिल कर सकते हैं वो, क्योंकि वोटों का पलड़ा उनके पक्ष में काफी पहले से था। 28 से ज्यादा पार्टियां उनको समर्थन दे रही हैं। रामनाथ कोविंद की जीत को तय माना जा रहा है। संसद के भीतर और बाहर भी कुछ इसी तरह का माहौल है। 22 तारीख को यानी कि शनिवार के दिन दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पर रामनाथ कोविंद के घर जाएंगे, रामनाथ कोविंद से बधाई देंगे। साथ ही साथ प्रणब मुखर्जी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मिलकर के उनको आभार व्यक्त करेंगे जिस तरीके से उन्होंने संचालन किया है देश का। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, हमारी महा चर्चा लगातार जारी है। एक और नए मेहमान स्टूडियो में हमसे जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी, कांग्रेसी नेता। मैं उनसे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसे कितने वोट मिले। ये नीचे हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे प्लेट में दिखा रहे हैं। अभी 0 का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ेगा हम फौरन आपको बताएंगे। सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको यह खबर देगा कि कौन जीत की तरफ कितने वोटों के मार्जिन से आगे बढ़ रहा है। अभय जी, आपके पास अब आ जाती हूं मैं। कांग्रेस की जो लड़ाई या विपक्ष की लड़ाई मैं कहूं, पहले दिन से ही बहुत कमजोर दिख रही है सर। जब से आपने अपना जो कैंडिडेट था उसको घोषित किया, उससे लेकर चुनाव के दिन तक आपके राहुल गांधी जो हैं वही नहीं पहुंचे नामांकन के समय। तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो गलती रह रही होगी जो इतनी हर फ्रंट पे आप पिछड़ते रह रहे हैं। देखिए शोभना जी, ऐसे प्रश्नों का उद्भव 2012 में भी हुआ जब प्रणब मुखर्जी साहब का चुनाव था और हमने एक सकारात्मक पहल की पक्ष और प्रतिपक्ष के साथ मिलकर। सुषमा स्वराज जी का वक्तव्य मैं पढ़कर आपको बताता हूं। डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन इज मैंडेटरी, देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट शुड बी थ्रू कंसेंसस, वी विल नॉट गिव अ वॉक ओवर। उन्होंने कहा कि कहीं भारत के संविधान में कंसेंसस वर्ड नहीं है, इसलिए हम लड़ेंगे। और जानती हैं आप, तब और एक तरफा चुनाव था, तब 7 लाख और 3 लाख मतलब 4 लाख वोटों का अंतर था। मैं 1 मिनट रोक रही हूँ। लड़ेंगे तो ठीक है सर, पर एकजुटता तो दिखनी चाहिए सर। नीतीश कुमार आपका अभिन्न मतलब अंग विपक्ष का, वही नहीं आपके साथ है सर। देखिए, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है और गठबंधन की ये महत्ता है कि नीतीश कुमार जी ने एक तो उनके व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कोविंद जी से ये निर्णय लिया, और प्रत्येक गठबंधन में अगर सत्ता की आसक्ति की सड़ान नहीं है तो वो व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए बिल्कुल मुक्त होता है, और वही नीतीश जी ने किया। इसीलिए जब उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था तो वो प्रतिपक्षी दलों के साथ खड़े थे। आप अगर स्मृति पटलों को चिन्हित करें तो 2012 के चुनाव में कर्नाटका से 19 विधायकों ने प्रणब मुखर्जी साहब को वोट दिया, गुजरात से दिया, हिमाचल
प्रदेश से 25 विधायकों ने प्रणब मुखर्जी साहब को वोट दिया। अब आज ही हमने इस बार देखा कि गुजरात के कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर मैंने टीवी में देखा, उन्होंने कहा हमने मीरा कुमार जी को वोट किया है। तो मतलब आप अभी भी इस उम्मीद में है कि जो मार्जिन होगा जीत और हार का वो बहुत कम होगा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।